घर में बहुत देर से फोन बज रहा है। अरे जो, अरे ओ श्यामा, फोन उठा लो रे बाबा। कोई नहीं उठाएगा, इस घर में जिम्मेदारी और फोन मुझे ही उठाना पड़ता है। हेलो, कौन? देवी प्रसाद है। अरे कौन दैवी प्रसाद? ये दैवी का प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? देवा रे देवा, नहीं, देवी का प्रसाद घर में नहीं है। वो मैं मस्त सॉस लगा के खा गई। तो देवा का प्रसाद है। अरे साला हलकट, मजाक करता है। फोन रख रख, फोन साले। क्या हुआ सासू मैया, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? अरे श्यामा, मैं कितनी बार बोली है कि रॉन्ग नंबर मुझसे नहीं उठवाने का। तुम कब काम करोगी? माँ जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि रॉन्ग नंबर है कि राइट नंबर? अरे रॉन्ग की बात क्या आता है रे बाबा? राइट आता है। और राइट के बाद क्या आता है बाबा? राइट के बाद रॉन्ग आता है। अरे देवा, राइट के बाद रॉन्ग नहीं, राइट के बाद लेफ्ट आता है। तूने सुना नहीं? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। तभी फिर से फोन बजता है। अब तू उठा। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, देवी प्रसाद है। माँ जी, आपके लिए फ़ोन है। श्यामा सासू माँ को फ़ोन देकर वहाँ से खिसक जाती है। हेलो, देवी प्रसाद है। अरे रख कुतरिया रख, देवी प्रसाद करता रहता है। श्यामा तो फिर भी सास की बात मान लेती थी, लेकिन दूसरी बहू रज्जो हमेशा मक्कारी करती और काम ना करने का जुगाड़ लगाया करती। अरे दैवा, कोई तो दरवाजा खोलो। मैं ना तो दरवाजा खोल सकती हूँ ना मुँह, आज मेरा मौन व्रत है। अरे तो ये जो बात तूने बोली, ये कहाँ से निकली रे बाबा? मुंह से ही, मतलब कि ये गलती से निकल गई है। अरे रज्जो, तू बहुत शैतान है रे दैवा। 100 शकुनी मरे होंगे ना, तब एक रज्जो ने जन्म लिया होगा। स्टाइल है सासू माँ, स्टाइल है, रज्जो का स्टाइल है। ये सासू माँ का स्टाइल है। जा, रिमोट भी उठा और दरवाजा भी खोल देना, जा। रज्जू को दरवाजा खोलना ही पड़ता है। बाहर एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं। घर में कौन कौन है? तेरे से मतलब? देखिए, मैं जनसंख्या गिनती करने वाला हूँ। ओह, हमारे घर में एक सास है, 2 पति है। हाँ, आपके 2 पति हैं? ऐशान है, 2 पति यानी एक मेरा और एक मेरी देवरानी श्यामा का, और एक ससुर है। घर के तीनों मर्द ज़्यादातर घर से दूर ही रहते हैं, काम से। अच्छा, क्या काम करते हैं? 2 नंबर का धंधा है। ओह माय गॉड, क्रिमिनल? अरे नहीं रे, सेकंड हैंड चीज़ें बेचते हैं। तभी सास और श्यामा वहाँ आ जाते हैं। आप दोनों कौन हैं? अरे हमारे घर आके पूछता है रे बाबा कि कौन है। पहले तू बता कि तू कौन है रे देवा। देखिए, आप तमीज से बात करो, मुझ पे इस तरह से प्रेशर मत डालो। देवा रे देवा, सुबह से करके आना चाहिए ना, प्रेशर बन गया। आजा, तुझे संडास दिखाती हूँ। अरे, संडास की समस्या नहीं है। अरे तो क्या समस्या है आपकी? अरे कोई समस्या नहीं है। अरे तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है रे हलकट कुतरिया? मैं आदमी गिनने आया हूँ। अरे तो औरतों से क्यों बात कर रहा है रे दैवा रे देवा? अरे अभी आप है तो आप ही से बात करूंगा ना। अच्छा, तो ये तेरी समस्या है? अरे मैं जनसंख्या गिनती करने वाला हूँ और जनसंख्या गिनती करने आया हूँ। देखा देखा, अब तूने समस्या बदल दी। मेरे पास सोल्यूशन है। जनसंख्या की गिनती मत कर, जनसंख्या की ABCD कर ले। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? दोपहर तक। मतलब सुबह आपका बापू आपको स्कूल छोड़ के गया और दोपहर को सारा स्कूल आपको वापस घर छोड़ने आया, ऐसा क्या? अरे नहीं रे बाबा, मैं रात को सोई और दोपहर तक बिस्तर पे पढ़ी। मुझे नहीं करनी गिनती, मैं जा रहा हूँ। रज्जो, श्यामा और सास वापस घर में चले जाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे रज्जो, कुछ बना दे।
माँ जी, आप मुझे रोज़ खाना बनाने को बोलती हैं, मैं मायके चली जाऊंगी। अरे दैवा 2 साल से जली रोटी नहीं खिलाई और धमकी दे रही है। अरे तू जा रे बाबा जा। मैं चली जाऊंगी। अरे जा ना। मैं चली जाऊंगी, हाँ। अरे हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चली जाऊंगी। अरे चल ना मेरी माँ, चली जाना। मैं जा रही हूँ। अरे तू जाती है कि नहीं जाती है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपका खाना बना के जाऊंगी। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगी। सासू माँ, मैं खाना बना तो रही हूँ। आहा, सासू मैया, ज़रूर इसकी कोई चाल है, वरना ये शैतान श्यामा आपको मर्जी से खाना बना के क्यों दे रही है? ज़रूर ये आपका घर हड़पना चाह रही है। अरे दैवा, अरे जो जास्ते डराने का नहीं ना, मैं डर जाती है रे दैवा। मैं ना सासू मैया सही मुहूर्त में खाना बनाऊंगी, हाँ। मुहूर्त का चक्कर सासू मैया, मुहूर्त का चक्कर बहुत बेकार होता है। ज़रूर ये ऐसे मुहूर्त में खाना बनाएगी जिसको खा के आपका पेट गुदगुदा जाएगा। अरे रज्जू, अब तेरा बहुत हो गया, हाँ। क्या करेगी तू मेरा, हाँ? तू ही बता ना, तू क्या करेगी मेरा? रज्जू सास का पानी का लोटा उठा लेती है। ये जो लोटा तेरे हाथ में है ना, इसमें तेरी अस्थि होगी और गटर में बहा के आऊंगी मैं, हाँ। तेरी तो रुक, अभी बताती हूँ मैं कि मैं क्या करूँगी। बस उसके बाद रज्जू श्यामा के पीछे, सास रज्जू के पीछे भागते ही रहते हैं। सासू मैया। रज्जू लोटे को श्यामा की तरफ फेंकती है, पर श्यामा की जगह लोटा दीवार को लगता है और दीवार से टकरा के सीधा सासू मैया को। अरे मेरा माथा फोड़ी रे, मारा रे मारा, साला खोपड़ी को तोड़ डाला। अय्या खोपड़ी तोड़ दी, दैवा रे दैवा। अब की बार श्यामा रज्जू के पीछे लोटा लेकर भागती है। तभी घर में रज्जू और श्यामा के पति और ससुर आ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, वो थोड़ा हेरा फेरी हो गया था काम में। मतलब रज्जू और श्यामा लड़ रही थी कि ससुर जी के लिए भजिया, पूरी, खीर, खिचड़ी, पनीर, मूंग का हलवा और आलू के पराठे, बैंगन का भरता और जलेबी भी। हाँ वही सब बनाने के लिए दोनों लड़ रही थी। मैं बनाऊंगी। मैंने समझाया कि दोनों को मिलके बनाना चाहिए, हाँ है ना? बोलो रे बाबा, जल्दी जल्दी जवाब दो। जी माँ जी। हाँ जी, हाँ माँ जी। अरे तो बस ना बनाओ ना। और ये सर पर लाल निशान कैसा? अरे दैवा रे दैवा, सिंदूर फैल गया ना, सुहाग की निशानी है। वैसे ये दैवी प्रसाद कौन है? मेरे गांव में मुझे सब देवी प्रसाद के नाम से ही जानते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रे बाबा, कुछ नहीं। 2 बार किसी का फोन भी नहीं आया। किसी ने फोन पे ऐसा भी नहीं पूछा कि हेलो दैवी प्रसाद घर पर है क्या। मैंने किसी को हलकट और कुतरिया बोलकर फोन भी नहीं रखा। रज्जू का पति, श्यामा का पति और सासू माँ का पति अपने सर पर हाथ मारते हुए वहां से चले जाते हैं। रज्जू और श्यामा किचन में गधों की तरह मेहनत कर रही हैं और सासू माँ टेलीफोन के सामने देखकर बोल रही हैं। अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे फोन उठाने का। दैवी प्रसाद घर पर ही है। प्रीति और उसकी सास दुर्गा जी प्लेन में पहले कभी चढ़े नहीं थे, इसलिए जब मौका मिला तो पहले से तैयारी करने लगे। माँ जी, इंदौर से दिल्ली जाना है, बीच में चित्रकूट भी पड़ेगा। मेरी बुआ का घर वहीं है, ऊपर से ही पायला को बोल दूंगी। हाँ, बीच में भोपाल भी तो आएगा। मैं अपने भाई संतोष को भी ऊपर से आशीर्वाद दे दूंगी। अरे रुक ना, संतोष को फोन लगा देती हूँ कि छत पे खड़ा हो जाए। हाँ, और नर्मदा नदी भी पड़ेगी रास्ते में ही, मैं ऊपर से ही नारियल और फूल चढ़ा दूंगी। अरे वाह बहू, मुझ पर गई है बिल्कुल। एक यात्रा में इतने सारे काम हो जाएंगे। सोच, हर जगह जाना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता। आनंद भी तो आएगा ना माँ जी। अरे बस ऊपर डर ना लगे।
इसमें डर की क्या बात है माँ जी? ऐसा समझ लीजिए कि हवा में उड़ने वाली गाड़ी है। बस खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना, और कोई अनजान व्यक्ति कुछ दे तो खाना मत। हाँ। और जेब कतरों से भी सावधान रहूंगी। अरे लेकिन मैं तो साड़ी पहनती हूँ ना, जेब तो होती ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि हम बादलों से भी ऊपर उड़ेंगे। अच्छा, सही है ये तो। बादल के ऊपर तो ठंड भी बहुत होगी। तूने ठंड के कपड़े तो बांध लिए ना? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम खिड़की बंद कर लिया करेंगे। काफी डिस्कशन होने के बाद दोनों के अंदर की घबराहट टाटा बोल चुकी थी और उत्साह ने उसकी जगह ले ली थी। चिराग का कोई आइडिया नहीं था कि आने वाली फ्लाइट में क्या होने वाला है। शुरुआती गड़बड़ से हुई जब सही कपड़े सिलेक्ट करने में इतना समय लग गया कि सब एयरपोर्ट लेट पहुंचे। देखा माँ, इसलिए बोल रहा था, अब प्लेन छूट ना जाए तो अच्छा है। अरे बेटा, अगली गाड़ी पकड़ लेंगे ना। अरे माँ, यहाँ ऐसे काम नहीं चलता है। इंदौर से बनारस जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स की बोर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। कृपया गेट नंबर 3 की ओर प्रस्थान करें। अरे चल चल बेटा, ये वाली पकड़ लेते हैं। प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और वहां से दिल्ली की कोई दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। अरे माँ, अब आप बस मुझे ही फॉलो करो, ठीक है? चिराग जैसे तैसे अपनी पत्नी और माँ को प्लेन में चढ़ा देता है। प्लेन के ऊपर पहुंचने से पहले ही दोनों सातवें आसमान पर थी। तय हुआ कि दुर्गा जी विंडो सीट पर ही बैठेंगी। अरे बहू, हाउ इज द जोश? हाय माँ जी। सभी से निवेदन है कि आप अपने सीट की पेटियां बांध लें। अरे पेटी तो लाई नहीं हूं मैं, सूटकेस लाई थी। अरे नहीं माँ जी, वो सीट की पेटी बांधने को कह रही हैं। जिनकी भी सीट पे पेटी रखी होगी उनका मामला है, आप ध्यान मत दो। हाँ। अरे जैसे सीट बेल्ट होता है ना कार में, वैसे ही यहाँ पे भी लगाना होता है। चिराग दोनों की सीट की पेटियां बंधवा देता है। आय हाय, लेकिन अंदर कितना पसीना हो रहा है। रुक, मैं खिड़की खोलती हूँ, लगता है जाम हो गया है। अरे कंडक्टर बहन! चिराग फट से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ क्या कर रही हो? ये खिड़कियां नहीं खुलती और उनको एयर होस्टेस कहते हैं। अरे वाह भाई। अरे पर मैं संतोष को आशीर्वाद कैसे दूंगी फिर? चिराग शर्म से अपना मुंह छुपा लेता है। फाइनली प्लेन उड़ने वाला होता है और एयर होस्टेस आकर इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। ए जी सुनिए ना, वो दीदी ने जो पीला जैकेट पहना है ना, वो मुझे भी चाहिए। अरे चुप हो जाओ मेरी माँ। अरे बेटा, मैं तो कुछ बोली ही नहीं। अरे आप नहीं, इसे बोल रहा था। अब दोनों ध्यान से सुनिए, ये आपातकालीन स्थिति के लिए है। कभी अगर प्लेन गिर जाए या आग लग जाए तो। क्या कभी ऐसा भी होता है? मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्लाइट ने उड़ान भरी और मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगा। अरे बेटा, सब कांप क्यों रहा है? ठंड बढ़ गई है क्या? अरे माँ जी, प्लेन हिल रहा है। अरे बाप रे! माँ जी, ये ड्राइवर ना बहुत गलत चला रहा है, पक्का ठोकेगा, देखना आप। और देखिए वो वाली हॉस्टेस है ना, उसने भी लाल पहन रखा है। अब तो कुछ अशुभ ही होगा। अरे हाँ हाँ, मेरी भी ना दाई आँख फड़क रही है बहू। मेरा तो पूरा दिमाग फड़क रहा है। थोड़ी देर की बात है, आप चुप हो जाओ दोनों। पर डर के मारे दुर्गा जी खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। अरे कंडक्टर दीदी, गाड़ी रुकवा दो प्लीज। 100-200 ज्यादा ले लो, पर हमें प्लेन से नीचे उतरवा दो दीदी। अरे माँ बैठ जाओ ना, क्यों इज्जत का भाजी पाला करवा रही हो? अरे मैं पागल थी जो इसमें आई। एयर होस्टेस आकर दुर्गा जी को संभालती है और उन्हें आंखें बंद करवा के बिठा देती है। दुर्गा जी की हालत देख प्रीति भी आंख बंद कर लेती है और दोनों की बेवकूफ़ी नहीं देखने के लिए चिराग भी आंखें बंद कर लेता है। बस अब हम दिल्ली पहुंच ही गए। अब से नहीं बैठूंगी ये चील गाड़ी में। ना संतोष दिखा, ना नर्मदा नदी के दर्शन हुए। मुझे तो बुआ जी डांटेंगी। उनके पूरे परिवार को मैंने छत पे बुला लिया था, वो इंतजार करते ही रह गए होंगे। तुम और तुम्हारे परिवार वाले
धन्य है धन्य। लीला की बहू शीला घर का सारा काम करती, सास का ख्याल रखती और अपना पूरा समय घर के छोटे से छोटे काम में लगाती, जिससे लीला बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन एक दिन, ओहो, देखिए तो मम्मी जी, किसी ने हमारे दरवाजे में ये बिल्ली का प्यारा सा बच्चा छोड़ा है। फिर वो बिल्ली से प्यार करने लगती है। अरे बहू बस करो, बिल्ली है बिल्ली, किसी की सगी नहीं होती, इसे तो तुम वापस ही रख दो बाहर। वैसे तो आपकी सहेली कंचन भी किसी की सगी नहीं है, ये तो आप भी जानती है कि कितनी बार उसने आपके पीछे से आपकी बुराई की है। तू कहना क्या चाहती है? यही कि ये कम से कम सामने तो काटेगी। जब आप उन्हें नहीं छोड़ रही है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? और देखिए तो कितनी सुंदर भी है। अरे जैसा मर्जी करना है करो, अरे बिल्ली पालो चाहे डायनासोर पालो, मुझे क्या। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। दोपहर को, अरे शीला, बहू भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहाँ हो? शीला भागकर सास के पास आती है। चूहे कहाँ है? सासू माँ कहाँ है? चूहे कहाँ कूद रहे हैं? बताइए बताइए, मैं अभी किटी को भेजती हूँ, वो सारे चूहे खा जाएगी। अरे कीटी की ताई, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना दे दे, नहीं तो बता दे तेरे किटी ही खा जाती हूँ, मेरा पेट भी भर जाएगा और तेरी बिल्ली को मेरे पेट के चूहे भी मिल जाएंगे। सास की बात सुनते ही बिल्ली बहू की गोद से कूदकर भाग जाती है। अरे सासू माँ, आपकी बात किटी को पसंद नहीं आई लगता है, देखिए ना, डर गई बेचारी। हाँ हाँ, मुझसे तो आज तक कोई चूहा भी नहीं डरा और तेरी किटी बड़ा डर गई। शाम को शीला का पति ऑफिस से आता है। शीला, अरे ओ शीला, जरा चाय तो पिला दो, एक कप गर्मा गर्म, सर में दर्द हो रहा है। शीला किटी के बर्तन में दूध डालते हुए कहती है। अरे कहाँ से चाय बना दूँ, दूध की एक बूंद नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो, ये क्या, सारा दूध जानवर को डाल रही हो? मैं कह रहा हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम हो कि क्या? हाँ की क्या? और जानवर? मुझे तो इस कमरे में कहीं जानवर दिखाई नहीं दे रहा। देखो शीला, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हुई ना तो क्या? हाँ बताइए बताइए, तो क्या? तो मैं बाजार से जाकर दूध लेकर आता हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? अब ठीक है। और हाँ, फुल क्रीम मिल्क लेकर आना, बिना क्रीम का दूध किटी नहीं पीती है। बेचारा पति बाजार के लिए निकल ही रहा होता है कि सामने माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुझे भी चाय नहीं मिली? अरे माँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं तो परेशान हो गया हूँ, अब ना खाने का डिब्बा मिलता है ना ही साफ कपड़े। अरे बेटा, सारा दिन इसके साथ घर में मैं रहती हूँ, अब क्या बताऊँ। कल तो अपनी नई साड़ी फाड़ कर बिल्ली के लिए फ्राक सिल रही थी। माँ, अब तो इसका इलाज करना ही होगा, तुम ही कुछ करो ना माँ। ये कहकर बेटा वहां से चला जाता है। सास सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे आइडिया आता है। सास एक दिन ठीक समय देखकर बिल्ली को उठा लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, चलते चलते तो मेरे पैर पर छाले निकल आए। 1 घंटे से पैदल चल रही हूँ, ये जगह अनजान लग रही है, यहीं इस बिल्ली को छोड़ देती हूँ। और फिर वो उस बिल्ली को वहीं छोड़कर घर के लिए वापस आती है। घर पहुंचकर कहती है, हे भगवान, थक गई, मेरे तो पसीने ही निकल आए। जिंदगी में इतना पैदल नहीं चली जितना उस बिल्ली को छोड़ने के लिए चली हूँ। ओ भगवान। लेकिन जैसे ही सास सांस लेकर सोफे पर बैठती है, सामने से बहू आ जाती है जिसके हाथ में बिल्ली होती है। अरे आपको क्या हो गया, वॉक पर गई थी क्या? अच्छा माँ जी, किटी को भूख लगी है, मैं इसे दूध देकर आती हूँ। सास जोर से चिल्लाती है, अरे बहू, ये बिल्ली तेरी गोदी में कैसे आ गई? कैसे मतलब? मेरी गोदी में ये जैसे आती है वैसे ही आ गई। सास ये देखकर दंग रह जाती है कि उससे पहले तो बिल्ली घर आ गई। अगले दिन सास बिल्ली को अपने रिश्तेदार को दे आती है। ये बिल्ली आपको मेरी तरफ से तोहफा। अरे जानवर बहुत वफादार होते हैं, इसे रखकर आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। शुक्रिया बहन जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगी। तो इस तरह किटी से सास को छुटकारा मिलता है और वो एक बार फिर से चैन की सांस लेती है। लेकिन ये चैन की सांस कितनी लंबी है, ये तो पता चलेगा सास बहू और कुत्ता बिल्ली के अगले एपिसोड। सुरभि की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वो एक किराए के घर में अपने पति आलोक के साथ रहती है। एक दिन जब सुरभि सोकर उठी तो उसका पति उसके पास नहीं था। उसने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं दिखा। तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला।
कमाल है, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। आज से पहले ऐसे तो कभी नहीं गए। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक हो बस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुरभि ये सब सोच के दुखी हो ही रही थी कि अचानक उसकी नजर अलमारी पर गई, जो कि खुली हुई थी। सुरभि ने जब उस अलमारी को चेक किया तो वो बहुत हैरान रह गई। अरे, इस अलमारी में से मेरे गहने और रुपए गायब हैं और आलोक के सारे कपड़े भी गायब हैं। अब सुरभि को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका पति उसे धोखा देकर चला गया है, और वो भी ऐसे समय में जब वो मां बनने वाली है। सुरभि को जब कुछ नहीं सूझा तो वो अपने मायके चली गई। मायके जाते ही उसकी भाभी मानसी उससे कहती है, आओ सुरभि आओ, बहुत सारा सामान साथ लाई हूँ। ज्यादा दिन रुकने के इरादे से आई हो क्या? लगता है अब सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा भाभी। अरे, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मानसी जल्दी से जाकर अपनी सास सुलोचना और पति विक्रम को बुलाकर लाती है। सुरभि सभी को सारी बात बता देती है, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई उसे ही सुनाने लगते हैं। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे चले गए? तुम 2-4 दिन रुकी जाती वहां, क्या पता वापस आ जाते। तुमने जरूर झगड़ा किया होगा आलोक से, इसीलिए वो वहां से चले गए। नहीं नहीं भैया, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सुरभि अपने मायके में ही रहने लगी, लेकिन उसकी भाभी को सुरभि एक आंख नहीं भाती थी। वो बार बार अपने पति से उसे घर से निकालने के लिए कहती रहती। सुनिए जी, आप अपनी बहन का रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए ना। मैं उसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, मैं कहाँ रहने का इंतजाम करूं? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। उसे जिस घर में रखूंगा तो उस घर का किराया भी तो मुझे ही देना होगा, और सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ अपना पेट पालना मुश्किल है। अब इन महारानी के नखरे भी उठाओ। पहले तो ये एक थी, कुछ दिन बाद इसका बच्चा भी हो जाएगा, तो उसको भी हमें ही पालना पड़ेगा। अरे, पर हम कर क्या सकते हैं? इसे घर से निकाल भी तो नहीं सकते, और वो भी इस हालत में। आप इसे घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं तो निकाल सकती हूँ ना। मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वो खुद ही ये घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। क्या सोच रही हो मानसी? हाँ, अब कुछ नहीं सोच रही। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मानसी सुरभि को आवाज लगाती है। सुरभि, ओ सुरभि। हाँ भाभी। चलो जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। लेकिन भाभी, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। वो क्या है ना, किसी ने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा भी नहीं था। सुरभि, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो जो 2-4 दिन रहकर चली जाओगी। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और घर का काम कर लिया करो। मानसी की बात सुनकर सुलोचना भी वहां आ जाती है। हाँ बेटी, मानसी ठीक बोल रही है। तुम्हारे दिन भर रोते रहने से तुम्हारा पति वापस तो नहीं आ जाएगा। घर के काम में अपनी भाभी की मदद करवा दिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो सुरभि, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। ये कहकर विक्रम घर से चला जाता है। सुरभि को अपनी भाभी और माँ की बात समझ में आ गई कि वो अपने मायके वालों पर बोझ बन गई है। अब सुरभि अकेले ही सबके लिए खाना बनाने लगी। एक दिन सुरभि खाना बना रही थी कि तभी उसे मानसी ने आवाज दी। सुरभि, सुरभि जल्दी यहाँ आओ। सुरभि मानसी के पास पहुंची तो मानसी ने कहा, सुरभि, तुमसे खाना बनाने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन किचन में गुजार दो। घर में और भी काम होते हैं ना, थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बनाकर कपड़े धो देना। खाना बनाने के बाद सुरभि कपड़े धोने लग जाती है। सुरभि की भाभी इतना भी नहीं सोचती कि उसकी ननद प्रेग्नेंट है। वो उससे ऐसी हालत में सारे घर का काम करवाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, सुरभि, तुझे दुनिया का सारा काम याद रहता है, लेकिन मेरा ही काम भूल जाती है। मैंने तुझे पूजा की थाली तैयार करने के लिए कहा था ना। वो माँ, मैं कपड़े धोने के चक्कर में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। रहने दे, तू तो बस कपड़े धो, मैं कर लूंगी अपना काम खुद ही। सुलोचना वहां से चली जाती है। सुरभि कपड़े धोकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को सब खाना खाने बैठते हैं। सुरभि सबके लिए खाना परोस रही होती है, तभी उसका भाई उससे कहता है, सुरभि, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है, तो मैं 5 बजे घर से निकलूंगा। तुम मेरे जाने की तैयारी कर देना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। और हाँ, 3 लोगों का लंच भी पैक कर देना, मेरे साथ 2 लोग और जाएंगे। जी
ठीक है भैया। बेचारी सुरभि रात को सबको खाना खिलाकर रसोई का सारा काम करके सबसे लेट सोती है और रात के 3 बजे ही उठ जाती है। वो अपने भाई के जाने की सारी तैयारी कर देती है। जब उसका भाई चला जाता है तो वो दोबारा सो जाती है। जैसे ही वो सोने जाती है कि उसकी भाभी उसे उठाते हुए कहती है, ओ महारानी उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? चलो उठो, घर का बहुत काम बाकी है। भाभी मैं अभी अभी सोई हूँ, ऐसी हालत में मुझे भी आराम की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर लूँगी। ला कर लो बात, काम से बचने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाओ। दुनिया में तुम अकेली नहीं जो प्रेग्नेंट हुई हो। औरतें तो ऐसी हालत में इतनी मेहनत मजदूरी करती है और तुमसे घर का काम भी नहीं हो रहा। सुरभि को मानसी की बातों से बहुत दुख होता है। वो उठकर दोबारा काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? माँ वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बेटा तुम मुझसे क्यों मांग रही है? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मैं कमाने थोड़ी ना जाती हूँ। अपने भैया से कह दो, वो दे देगा। अब सुरभि अपने भाई के पास जाती है। हालांकि उसे अपने भाई से पैसे मांगते अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर उसके भाई ने भी उसे मना करते हुए कहा, देखो सुरभि, मैं इस घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ। ऊपर से तुम्हारी ये डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्चा, ना बाबा मैं नहीं दे सकता। तुम किसी सरकारी अस्पताल से अपना इलाज क्यों नहीं करा लेती? आजकल तो सरकारी अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छे से इलाज भी हो जाता है। विक्रम की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा सगा भाई और माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब समझ में आया कि बेटियां शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है। इसमें इनकी क्या गलती? अब मैं तो पराई हो गई हूं ना, और पराए लोग तो बोझ ही होते हैं। सुरभि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाती है और ऐसे ही वो अपने दिन गुजारती है, जहां वो अपनों के साथ रहकर भी अपने आप को पराया महसूस करती है। एक दिन सुरभि की तबीयत बहुत खराब होती है। भाभी भाभी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलिए। सुरभि तुम घर में कुछ काम तो करती नहीं। तुमसे काम के लिए कहती हूँ तो तुम अपने प्रेग्नेंट होने की बात करके काम टाल देती हो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ भाभी तो नहीं आ रही, आप ही चलो ना मेरे साथ। बेटी अब इस बुढ़ापे में मुझसे अपना बोझ तो उठता नहीं, मैं तुम्हारा बोझ कैसे उठाऊंगी? तू ही बता कैसे जा सकती हूँ मैं? माँ तो आप भैया को फोन कर दो, वो आ जाएंगे। वो तो शहर से बाहर गए हैं और यहाँ होते ना तो भी नहीं आते। जब सुरभि की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मानसी उसे अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टरों ने सुरभि का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुरभि को होश आया तो एक नर्स ने कहा, कैसा फील कर रही हो आप? मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा। आपकी बेटी हुई है और बहुत प्यारी है। नर्स छोटी सी बच्ची को लाकर सुरभि के हाथों में थमा देती है। सुरभि कहती है, मेरे घर से कोई आया है? नहीं, आपकी भाभी आपको यहाँ छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर सुरभि का दिल टूट गया और वो अपनी बच्ची को हाथ में लिए बस ये सोच रही थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी माँ, भाई, भाभी मुझे बोझ समझते हैं तो वो मेरी बेटी को कहाँ अपनाएंगे? हाँ लोग, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुरभि अस्पताल के बेड पर बैठी अपने पति और घर वालों के बारे में सोच रही है। तभी उसके पास एक नर्स शिखा आकर कहती है, सुरभि जी, कल हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इतनी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। क्या सोच रही हैं आप? बस यही सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ। क्यों, आपका घर नहीं है? शादी के बाद लड़कियों का कोई घर नहीं होता। माँ बाप का घर पराया और भाई भाभी का हो जाता है, और पति का घर सिर्फ पति का होता है। हम तो पराए घर से आते हैं ना, तो ससुराल वाले कभी कभी हमें अपनाते हैं और कभी कभी। सुरभि जी, बात तो आप सही बोल रही हो, लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? सुरभि शिखा को सारी बात बताती है। शिखा सुरभि को समझाती है, देखो सुरभि, तुम अभी अकेली अपनी बेटी को नहीं पाल सकती।
और इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर तुम जॉब भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ, अपनी बेटी का और अपने आप का ध्यान रखो। थोड़े दिन बाद आराम से सोचना कि तुम्हें क्या करना है। शिखा की बात सुरभि को समझ में आ जाती है। अगले दिन वो अपने मायके चली गई। उसे देखते ही मानसी कहने लगी, अरे आ गई तुम घर पर? किसे साथ लेकर आई हो, बेटी को या बेटे को? बेटी। सुरभि बुरा मत मानना, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तो पहले ही तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया, ऊपर से तुम्हारी बेटी हो गई। भाभी, मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, पूछो अपनी माँ और भाई से। शुरू शुरू में ये भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही बोलते थे, और अब? सुरभि को अपनी भाभी की बातों से बहुत दुख होता है। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आती है। कैसी हो बेटा? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं एक बार भी अस्पताल में तुमसे मिलने नहीं आई ना? नहीं माँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अच्छा ये बता बेटा, तो इसका नाम क्या रखेगी? माँ, मैं इसका नाम इच्छा रखूंगी। इच्छा? बहुत प्यारा नाम है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुलोचना रसोई में जाती है, तभी वहाँ मानसी आ जाती है। क्या कर रही हो माँ जी? कुछ चाहिए तो मुझसे बोल दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सुरभि के लिए खाना लेने आई हूँ। और माँ जी, ये दूध किसके लिए गर्म कर रही हो? ये इच्छा के लिए। एक तो पहले ही दूध के रेट आसमान छू रहे हैं, अपने लिए इतनी कंजूसी करनी पड़ती है, अब इनकी महारानी की बेटी के लिए भी दूध मंगवाना पड़ेगा। मानसी वहां से चली जाती है। ये सारी बातें सुरभि सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बेटी कितनी छोटी है, कितना दूध पी लेगी वो। सुलोचना सुरभि को समझाकर वहां से चली जाती है। एक दिन सुरभि अपने भाई से कहती है, भैया, मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्यों, क्या करोगी पैसों का? मुझे इच्छा के लिए डायपर, दवाइयाँ और कुछ सामान लाना है। विक्रम सुरभि को कुछ रुपए निकाल कर दे देता है, लेकिन मानसी ये सब देखकर आग बबूला होकर बोलती है, सुरभि, माना कि तुमने अपनी बेटी का नाम इच्छा रखा है, लेकिन अब क्या तुम अपनी बेटी की सारी इच्छाएं हमसे पूरी करवाओगी? हाँ सुरभि, मानसी ठीक कह रही है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं। ऊपर से तुम्हारी बेटी का खर्चा भी मेरे ही कंधों पर आ गया है। देखो, इस महीने तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से अपना इंतजाम खुद करना होगा तुम्हें। सुरभि को अपने भाई भाभी की बातों से बहुत दुख हुआ। वो अपने कमरे में गई और अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगी। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, देख बेटा, तुझे इस घर में रहना है तो अपनी भाभी की कड़वी बातें तो सहन करनी पड़ेगी, और मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद बेटे और बहू पर निर्भर हूँ, इसलिए विक्रम और मानसी तुझसे कुछ बोले तो तू बर्दाश्त कर लिया कर। माँ, इतने सालों से बर्दाश्त ही तो करती आ रही हूँ। एक तो आपने और भाई ने मिलकर मेरी ऐसे इंसान से शादी करा दी जो मुझे किराए के घर में अकेला छोड़कर चला गया। इसमें मेरी क्या गलती, और आप सब मुझे ये ताने मारते हो। सुरभि की बातें सुनकर सुलोचना भारी मन से वहां से चली जाती है। अब सुरभि घर पर ही छोटा मोटा काम करने लगी ताकि वो अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, लेकिन मानसी सुरभि को घर के काम में लगाए रखती है। सुरभि, तुम ये किस काम में लगी रहती हो? तुम्हारे भैया आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। भाभी, ये कुछ सिलाई का काम आया है, थोड़ा अर्जेंट है, आज आप बना लो ना खाना। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें खाना बनाकर खिलाती रहूं और तुम पैसे कमाने में लगे रहो। बहू, क्यों इतना सुना रही हो? सुरभि रोज तो खाना बनाती है, अगर आज तुम बना लोगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, एक तो आपकी बेटी इस घर में आकर बैठ गई है, ऊपर से उसकी एक बेटी और हो गई है। अब आप तीनों माँ बेटियों को तो मैं खाना बनाकर नहीं खिला सकती ना। और हाँ सुरभि, तुम्हें इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो उठाओ अपनी बेटी को, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मानसी सुरभि को सुनाकर वहां से चली जाती है। सुरभि रात का खाना बनाकर सबको खिलाकर सोने जा रही थी कि उसे अपने भाई भाभी की बातें सुनाई देती है। सुनो जी, आज तो आपकी बहन की अच्छी खासी क्लास ले ली मैंने। जब से इसका पति से छोड़कर गया है तब से इसी घर में जमकर बैठ गई है। अच्छा किया तुमने। ये शराफत से वैसे भी यहाँ से जाएगी नहीं। तुम रोज ना ऐसे ही क्या करो, देखते हैं कब तक टिकती है यहाँ पर। और हाँ, अगर फिर भी घर से ना निकले ना तो इसे और इसकी बेटे को उठाकर फेंक देना। अपने भाई और भाभी की बात सुनकर सुरभि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती है, मुझे ये तो पता था कि मेरे भाई भाभी को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मेरी इच्छा कितनी छोटी है अभी, मुझे इसे पढ़ाना लिखाना है।
अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। सुरभि पूरी रात यही सोचती है। सुबह होते ही वो अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाती है। जब मानसी को पता चलता है कि सुरभि घर पर नहीं है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना आपकी बेटी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से दामाद जी से छोड़कर चले गए होंगे। सुबह सुबह किसी को बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई। अब घर का काम कौन करेगा। मानसी अपनी सास से बात कर रही थी कि तभी सुरभि एक वकील और पुलिस वालों के साथ घर में आती है। मानसी और विक्रम कौन है? हाँ बोलिए वकील साहब, मैं विक्रम हूँ और ये मेरी पत्नी मानसी है। क्या हुआ? मिस्टर विक्रम, मैं सुरभि जी की तरफ से आपको नोटिस देने आया हूँ। कैसा नोटिस? सुरभि जी को अपने माता पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। अगर आप उनका हिस्सा अपनी मर्जी से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट उन्हें उनका हिस्सा दिलाएगी। सुरभि, तुम्हें हिस्सा चाहिए? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो तुमने ये कदम उठाया? और तुम अपने साथ पुलिस को क्यों लाई हो? भैया, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। रात को मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली थी। भाभी हमेशा मुझे इस घर से निकालने की धमकी देती रहती है, तो उन्हें ये बात बताना ज़रूरी हो गया था कि इस घर में आपका और मेरा हिस्सा है। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा, भाभी का नहीं। मिस्टर विक्रम, हमें वकील साहब बुलाकर लाए हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि जब तक कोर्ट में केस चलेगा सुरभि जी इसी घर में रहेंगी। आप, आपकी पत्नी, आपकी माँ, कोई भी इन्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। अगर आप तीनों में से किसी ने भी इन्हें घर से जाने के लिए मजबूर किया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे आप खुद समझदार हैं। पुलिस और वकील वहां से चले जाते हैं। मानसी और विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि सुरभि ये कदम भी उठा सकती है। हैरान तो सुलोचना भी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात की संतुष्टि थी कि उसकी बेटी ने अपने अधिकार के लिए एक कदम उठाया। अब सुरभि अपने लिए जॉब की तलाश में है और अब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है।